दोस्तों, पाकिस्तान का जो दोस्त कुछ दिन पहले भारत के सामने अपने डूबते हुए टूरिज्म सेक्टर को बचाने के लिए गिड़गिड़ाते हुए गुहार लगा रहा था, आज उसे एक नहीं बल्कि दो दो मोर्चों पर ऐसा भयानक कूटनीतिक तमाचा पड़ा है कि उसकी पूरी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ताश के पत्तों की तरह बिखर गई है। पहले भारत ने अपने स्वदेशी हथियारों के साइलेंट वॉरफेयर से उसे बैकफुट पर धकेला था, और अब अचानक इजराइल ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट और काकेशस रीजन की जियोपॉलिटिक्स के अंदर भूचाल ला दिया है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर ही कुछ सवाल उठते हैं। पहला ये है कि आखिर इजराइल ने रातों रात ऐसा क्या तगड़ा फैसला ले लिया जिससे अजरबैजान इस कदर तिलमिला उठा कि वह अपनी दशकों पुरानी दोस्ती और अरबों डॉलर के ट्रेड को भी भूल गया। दूसरा, कश्मीर के मुद्दे पर हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान का अंधा समर्थन करने वाले इस देश को भारत कैसे बिना कोई सीधी जंग लड़े ही अपने चक्रव्यूह में फंसा करके चेकमेट कर रहा है। और तीसरा, क्या भारत और आर्मेनिया मिलकर के किसी बहुत बड़े ग्लोबल ऑर्डर को बदलने की गुप्त तैयारी कर चुके हैं जिसका असर सीधा तुर्की और पाकिस्तान पर पड़ने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इन सवालों की पड़ताल करने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, हाल ही के अंदर इजराइल की संसद और सरकार ने एक ऐसा अप्रत्याशित कदम उठाया है जिसने तुर्की और अजरबैजान की रातों की नींद उड़ा दी है। इजरायली सरकार ने आधिकारिक तौर पर 1915 के आर्मेनियाई नरसंहार यानी कि आर्मेनियन जेनोसाइड को मान्यता देने के लिए एक ऐतिहासिक मतदान किया है। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने यह प्रस्ताव पेश किया जिसे मंजूरी मिल चुकी है। तो उन्होंने साफ शब्दों के अंदर कहा कि सही काम करने में कभी देर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने दुनिया को याद दिलाया कि यह भयानक नरसंहार 100 सालों से भी ज्यादा पहले हुआ था जिसमें 15 लाख आर्मेनियाई लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी और एक पूरी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को मिट्टी में मिला दिया गया था। इजराइल का यह फैसला कोई साधारण बयान नहीं था, यह एक सोचा समझा डिप्लोमेटिक सिग्नल था। अजरबैजान और इजराइल के बीच में सालों से बेहद मजबूत आर्थिक और सैन्य संबंध रहे हैं। अजरबैजान अपने आधुनिक हथियारों का एक बहुत बड़ा हिस्सा इजराइल से खरीदता आया है और बदले में इजराइल की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे भारी मात्रा में क्रूड ऑयल सप्लाई करता रहा है। दोनों के बीच में अरबों डॉलर का मजबूत ट्रेड है। लेकिन जैसे ही इजराइल ने आर्मेनियाई नरसंहार को मान्यता दी, बाकू के अंदर हड़कंप मच गया। दोस्तों, अजरबैजान के विदेश मंत्रालय ने तुरंत ही एक बेहद आक्रामक और तीखा बयान जारी करते हुए इजराइल की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि 1915 की घटनाओं से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है और एक जटिल ऐतिहासिक मुद्दे को बिना किसी ठोस कानूनी आधार के राजनीतिक फैसले के अंदर बदलना उसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। अजरबैजान ने यहां तक कहा कि इजराइल का यह कदम दोनों देशों के बीच में मेल मिलाप को खत्म कर रहा है और शांति प्रयासों को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये 1915 का आर्मेनियाई नरसंहार क्या है जिससे अजरबैजान और तुर्की को इतनी ज्यादा मिर्च लगती है और वो इसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दबाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान 1915 से 1916 के बीच में ओटोमन साम्राज्य, जो कि आज का आधुनिक तुर्की है, उसने सुनियोजित तरीके से आर्मेनियाई ईसाइयों का एक बहुत ही भयानक एथनिक क्लिंजिंग अभियान चलाया था। दोस्तों, 24 अप्रैल 1915 को इस्तांबुल के अंदर 250 आर्मेनियाई बुद्धिजीवियों और कम्युनिस्ट लीडर्स की गिरफ्तारी और हत्या के बाद में ये खूनी खेल शुरू हुआ था। उसके बाद में ओटोमन शासन ने आर्मेनियाई लोगों को उनके ही घरों से जबरन बेदखल कर दिया। पुरुषों की मौके पर ही बेरहमी से हत्या कर दी गई और महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सीरिया के रेगिस्तान के अंदर भूखमरी और भीषण परिस्थितियों के अंदर मरने के लिए धकेल दिया गया। इस भयानक बर्बरता में लगभग 1.5 मिलियन आर्मेनियाई लोगों की जान चली गई थी। दोस्तों, तुर्की और उसका छोटा भाई अजरबैजान आज तक इस बात से साफ इनकार करता है कि ये कोई नरसंहार भी था। वो इसे युद्ध के दौरान हुई एक सामान्य घटना बताते हुए नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन 2026 तक आते आते अमेरिका, कनाडा, रसिया और जर्मनी तक संयुक्त राष्ट्र के 32 सदस्य देशों ने इसे आधिकारिक तौर पर जेनोसाइड माना है।
इजराइल ने लंबे वक्त तक अपनी कूटनीतिक संवेदनशीलता और अजरबैजान के साथ में अपने हथियारों के बाजार को बचाने के लिए इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी थी, लेकिन अब इजराइल ने भी तुर्की और अजरबैजान को उसकी असली जगह दिखाते हुए इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार किया है। अब दोस्तों जरा ध्यान से समझिए, इजराइल ने ये कदम यूं ही हवा के अंदर नहीं उठाया है, इसके पीछे एक बहुत गहरा जियोपॉलिटिकल एंगल है। गाजा के अंदर चल रहे संघर्ष के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इजराइल के खिलाफ जम करके बयानबाजी की है। तुर्की ने इजराइल के साथ में अपने सारे व्यापारिक संबंध तोड़ दिए और इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की पूरी कोशिश की। इजराइल ने इसका करारा जवाब देने के लिए तुर्की के सबसे बड़े सहयोगी यानी कि अजरबैजान के प्रेशर पॉइंट को दबा दिया। आर्मेनियाई नरसंहार को मान्यता देकर के इजराइल ने साफ कर दिया कि वह अब ब्लैकमेल नहीं होगा। लेकिन दोस्तों इस पूरी ग्लोबल शतरंज में भारत की क्या भूमिका है और भारत कैसे इस मौके का फायदा उठा करके अजरबैजान को घुटनों पर ला रहा है, तो इसे समझने के लिए हमें उस नापाक तिकड़ी को समझना होगा जो पिछले कई सालों से भारत के खिलाफ साजिशें रच रही हैं। और ये तिकड़ी है तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान की। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब भी कश्मीर का मुद्दा उठता है तो तुर्की और अजरबैजान हमेशा आंख बंद करके पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं और भारत के खिलाफ जम करके प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। दोस्तों अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने कई बार सार्वजनिक मंचों से पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हुए भारत के इंटरनल मैटर्स के अंदर दखल देने की हिमाकत की है। भारत की विदेश नीति एक समय पर डिफेंसिव हुआ करती थी, जहां भारत दूसरों के विवादों से दूर रहता था, लेकिन आज का भारत चाणक्य नीति के ऊपर काम कर रहा है, जिसका सीधा सा सूत्र है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जब अजरबैजान ने भारत की रेड लाइन को पार करने की कोशिश की तो भारत ने सीधे अजरबैजान पर बयानबाजी करने के बजाय अजरबैजान के सबसे कट्टर दुश्मन यानी कि आर्मेनिया को सैन्य और कूटनीतिक रूप से एक अजय ताकत बनाने का तगड़ा फैसला ले लिया। दोस्तों साल 2020 से 2023 के बीच में नागोर्नो काराबाख युद्ध के अंदर अजरबैजान ने तुर्की के बायरकटार ड्रोन और इजरायली वेपन्स की मदद से आर्मेनिया को भारी नुकसान पहुंचाया था। आर्मेनिया उस वक्त सैन्य रूप से बैकफुट पर था, लेकिन इसके बाद में भारत ने आर्मेनिया को टूटने नहीं दिया। आज की डेट में भारत आर्मेनिया का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर बन चुका है। भारत ने बिना कोई शोर मचाए आर्मेनिया को $2 बिलियन की ऐसे घातक हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है, जिसकी काट फिलहाल अजरबैजान की सेना के पास में नहीं है। इस नए डिफेंस इकोसिस्टम को करीब से समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की। ये भारत का स्वदेशी और बेहद घातक रॉकेट सिस्टम है। ये सिस्टम इतना खूंखार है कि महज 44 सेकंड के अंदर ही 72 रॉकेट्स को फायर कर देता है, जो दुश्मन के ठिकानों को शमशान में बदल देता है। दोस्तों पहाड़ों के बीच बसे काकेशस रीजन के अंदर यह हथियार आर्मेनिया के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहा है। दूसरा हथियार है स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार। पिछले युद्ध में आर्मेनिया को सबसे ज्यादा नुकसान अजरबैजान की छिपी हुई तोपों से हुआ था। दोस्तों इसे पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करने के लिए भारत ने आर्मेनिया को स्वाति रडार्स दिए हैं। ये रडार 50 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन की तोपों, मोर्टार्स और रॉकेटों की सटीक लोकेशन को ट्रैक कर लेते हैं, जिससे आर्मेनियाई सेना तुरंत और सटीक काउंटर अटैक कर सकती है। और तीसरा मास्टर स्ट्रोक है एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी कि ATAGS। दोस्तों भारत ने आर्मेनिया को 155 mm की ये बेहद मारक हॉविट्जर तोपें भारी मात्रा में सप्लाई की हैं, जो खासतौर पर ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों के अंदर कहर बरपाने के लिए जानी जाती हैं। दोस्तों अजरबैजान को सबसे ज्यादा घमंड अपने ड्रोन्स पर था, जिसने 2020 के युद्ध के अंदर भारी तबाही मचाई थी। इस घमंड को चकनाचूर करने के लिए भारत ने आर्मेनिया को अपना स्वदेशी जैन एंटी ड्रोन सिस्टम सौंपा है। ये आधुनिक सिस्टम दुश्मन के ड्रोन्स की फ्रीक्वेंसी को हैक करके उन्हें हवा में ही क्रश कर देता है। दोस्तों तुर्की के जिन ड्रोन्स के दम पर अजरबैजान उछल रहा था, आज भारत की टेक्नोलॉजी ने उन्हें पूरी तरह से बेअसर कर दिया है। इसके साथ ही दोस्तों हवा से होने वाले मिसाइल फायर्स को रोकने के लिए भारत ने अपनी बेहतरीन आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की डील आर्मेनिया के साथ में की है। भारत की इस आक्रामक डिफेंस डिप्लोमेसी ने तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान गठबंधन को एक बड़ा डिप्लोमेटिक सिग्नल दे दिया है
है। संदेश ये है कि अगर तुम भारत के आंतरिक मामलों में यानी कि कश्मीर के अंदर टांग अड़ाओगे तो भारत तुम्हारे सबसे संवेदनशील इलाकों में घुसकर के तुम्हारे दुश्मन को इतना ताकतवर बना देगा कि तुम अपने ही घर के अंदर जिंदगी भर उलझ जाओगे। ये भारत की रणनीतिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का सबसे पावरफुल सबूत है। दोस्तों, भारत अब डिफेंसिव नहीं बल्कि पूरी तरह से ऑफेंसिव मोड में खेल रहा है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यहीं से शुरू होता है। क्या आपको लगता है कि भारत सिर्फ हथियारों से अजरबैजान को डरा रहा है या घेर रहा है? अगर हाँ, तो आप बड़ी भूल कर रहे हैं। भारत अजरबैजान के खिलाफ एक बहुत बड़े इकोनॉमिक वॉरफेयर को भी लड़ रहा है, जिसका हथियार है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी कि INSTC प्रोजेक्ट। दोस्तों, भारत यूरोप और रसिया तक अपना माल भेजने के लिए इस 7,200 किलोमीटर लंबे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के ऊपर तेजी से काम कर रहा है। शुरुआत के अंदर इस कॉरिडोर का एक मुख्य रूट ईरान से होते हुए अजरबैजान से गुजरता था। अजरबैजान इस प्रोजेक्ट के जरिए करोड़ों डॉलर का ट्रांजिट रेवेन्यू कमाने के सुनहरे सपने भी देख रहा था। लेकिन जैसे ही अजरबैजान ने कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देना शुरू किया, भारत ने अपनी पूरी रणनीति बदल दी। भारत अब अजरबैजान को पूरी तरह से बाईपास करने की तैयारी कर चुका है। भारत अब इस रूट को ईरान से सीधे आर्मेनिया, फिर जॉर्जिया के रास्ते रसिया और यूरोप ले जाने पर जोर दे रहा है। दोस्तों, इस सप्लाई चेन के शिफ्ट होने से अजरबैजान की इकोनॉमी पर सीधा और विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अजरबैजान को इस INSTC बाईपास से अरबों डॉलर का भारी नुकसान उठाना तय है। दूसरी तरफ आर्मेनिया के लिए यह एक इकोनॉमिक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। भारत के इस एक फैसले ने आर्मेनिया को ग्लोबल ट्रेड मैप पर एक की प्लेयर बना दिया है। दोस्तों, हथियारों और व्यापार के अलावा दोनों देशों के बीच में इंटेलिजेंस इनपुट शेयर करने और मिलिट्री ट्रेनिंग को लेकर के भी बहुत बड़े स्तर पर काम हो रहा है। भारतीय सेना को सियाचिन और कश्मीर जैसे दुनिया के सबसे दुर्गम इलाकों के अंदर लड़ने का जो अनुभव है, वो आर्मेनियाई सैनिकों को हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर की ट्रेनिंग के लिए दिया जा रहा है। दोस्तों, मौजूदा जियोपॉलिटिक्स के अंदर भारत और आर्मेनिया का रक्षा संबंध भले ही नया लग रहा हो, लेकिन इन दोनों के ऐतिहासिक संबंध 2000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। दोस्तों, ऐतिहासिक साक्ष्यों के मुताबिक 149 BC से ही आर्मेनिया के तत्कालीन टेरोन क्षेत्र के अंदर, जो आज तुर्की के कब्जे में है, वहां भारतीय बस्तियां स्थापित हो चुकी थी। आगे चलकर के आर्मेनियाई समुदाय के लोग भारत के कोलकाता, चेन्नई, सूरत और मुंबई जैसे शहरों के अंदर आकर के बस गए और भारत के विकास में योगदान दिया। और यही वजह है कि जब आर्मेनिया के राष्ट्रीय इलेक्शन जीतने के बाद में वहां के प्राइम मिनिस्टर निकोल पशिनियन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया, तो दोनों देशों के बीच में संबंधों की एक नई और अद्भुत गर्मजोशी दुनिया के सामने देखी गई। दोस्तों, इस रिश्ते की अहमियत सिर्फ हथियारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संकट के समय में एक दूसरे के साथ खड़े होने की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 फरवरी 2026 से जब ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच में तनाव एक भयंकर युद्ध में तब्दील हो गया, तो पूरे पश्चिम एशिया के अंदर हाहाकार मच गया। उस भीषण संकट और युद्ध के माहौल में जब भारतीय नागरिक तेहरान और आसपास के इलाकों में फंस गए थे, उस वक्त आर्मेनिया एक सच्चे और मददगार के रूप में सामने आया। आर्मेनिया ने अपनी सीमाएं और संसाधन खोल दिए ताकि भारतीयों को सुरक्षित निकाला जा सके। और यही कारण है कि जब आर्मेनियाई PM निकोल पशिनियन ने चुनाव जीतने के बाद में PM मोदी को फोन मिलाया, तो भारतीय प्रधानमंत्री ने उन्हें न सिर्फ ऐतिहासिक जीत की बधाई दी, बल्कि पश्चिम एशिया के संकट के दौरान भारतीयों की सहायता के लिए उनका दिल से धन्यवाद भी दिया। PM मोदी ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि ट्रेड, डिफेंस, टेक्नोलॉजी और लोगों के बीच में रिश्ते, सभी प्रमुख क्षेत्रों के साथ में अपनी साझेदारी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए भारत पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। दोस्तों, जो बात सामने दिख रही है, असली खेल उससे भी कहीं बड़ा है। एक तरफ ईरान, अमेरिका और इजराइल का युद्ध पूरे रीजन की इकोनॉमी को और सुरक्षा को निगल रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट के अंदर तनाव चरम पर है, जहां धमकियों का दौर जारी है। ऐसे अस्थिर माहौल के अंदर आर्मेनिया के सामने अजरबैजान का खतरा और ज्यादा विकराल हो रहा है, जिसे पाकिस्तान और तुर्की से लगातार बैकअप मिल रहा है। अजरबैजान यह सोच रहा था कि वह इस क्षेत्रीय अस्थिरता का फायदा उठा करके आर्मेनिया पर हावी हो जाएगा, लेकिन उसने भारत की साइलेंट कूटनीति को कम आंकने की बहुत बड़ी भूल कर दी थी। भारत बिना कोई शोर मचाए और बिना कोई भड़काऊ बयानबाजी दिए
अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स और कूटनीतिक चालों के जरिए आर्मेनिया की सेना को एक अभेद्य दीवार के अंदर तब्दील कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंदर यह भारत का अपने दुश्मनों को बिना छुए चेकमेट करने का सबसे खूंखार तरीका है। वहीं इजराइल और अजरबैजान की दशकों पुरानी यारी में अब दरार कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये एक ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है। दोस्तों, इजराइल ने आर्मेनियाई नरसंहार को मान्यता देकर के तुर्की और अजरबैजान को यह बता दिया है कि कूटनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त नहीं होता है। अगर आप अपनी हदें पार करेंगे तो आपके इतिहास के सबसे काले पन्नों को दुनिया के सामने खोल करके रख दिया जाएगा। भारत और इजराइल दोनों ही देश अपने अपने तरीके से अजरबैजान के गुरूर को तोड़ने में लग गए हैं। दोस्तों, अजरबैजान जो कल तक खुद को काकेशस रीजन का सबसे बड़ा चौधरी समझ रहा था, आज उसे समझ में नहीं आ रहा कि वह अपने गिरते हुए पर्यटन उद्योग को बचाए, अपने हाथों से फिसलते हुए अरबों डॉलर की INSTC प्रोजेक्ट के ऊपर दुख मनाए, इजराइल द्वारा दिए गए कूटनीतिक झटके से निपटे, या फिर भारत द्वारा आर्मेनिया को दिए जा रहे अत्याधुनिक हथियारों का सामना करे। पाकिस्तान का साथ देने की कीमत आज अजरबैजान को अपने खुद के वजूद पर खतरा मोल लेकर के चुकानी पड़ रही है। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या अजरबैजान अपनी गलतियों से सबक लेकर के पाकिस्तान और तुर्की के चंगुलों से बाहर निकलेगा, या फिर भारत और इजराइल के इस कूटनीतिक चक्रव्यूह में फंस करके अपना पूरा करियर तबाह कर लेगा? आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार दोस्तों।